today's topic is Rutherford's, बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक जो है, जो अपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आज जो हमने क्वेश्चन करना है। इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दिस इज टुडेज टॉपिक। थोड़ा थोड़ा अभी पढ़िए, मगर परफेक्टली पढ़िए, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा लिखना है, तभी आप परफेक्ट बनोगे, राइट। देखो बेटा, अगर मैं रुथरफोर्ड्स जो है, रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, अगर मैं उसकी बात करूं, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स ALPHA भी इनको लिख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, करेक्ट। देखो मैं आपको पहले दिखाता हूं अल्फा पार्टिकल्स कैसे बनते हैं, पूरे ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर रोहित, आप अभी ना अपना वीडियो ऑफ कर लो, फिर बाद में ऑन कर लीजिए जब हम डिस्कशन करेंगे। रोहित शर्मा जी, हाँ करेक्ट। अब देखो बेटा, जो पूरा ध्यान दे दीजिए, मैं एक हीलियम एटम लेता हूं, ध्यान से सुनिए। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें पूरा डिटेल में आगे करना है, मैं जस्ट एन आइडिया दे रहा हूं। ये एक एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में मान लीजिए ये न्यूक्लियस है इसका। आल्दो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, वेरी स्मॉल। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और हीलियम वाले एटम में याद रखना है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके अराउंड घूमते रहते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हीलियम एटम है। ये कैसे है, क्या है, ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए। ये हीलियम एटम है, इसमें हम क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं। इस हीलियम एटम मैंने ले लिया, जस्ट एन एडिशनल क्वेश्चन। इस हीलियम एटम से मैंने ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। अब क्या बचेगा इधर, जब हीलियम एटम में से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकालूं तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, राइट। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या है, शाबाश, अब न्यूक्लियस बचा। इस न्यूक्लियस में क्या क्या है, शाबाश, 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बहुत अच्छा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हमें पता है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जरा मुझे बताइए, अब आपको मैं ये बता रहा हूं, अभी आपने जो किया है लास्ट, प्रोटॉन का जो मास होता है 1 AMU ऑलमोस्ट, अभी बताया था मैंने, है तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। AMU में वो 1 आता है, 1.0073, राइट। मतलब 1.00 मतलब 1, एक प्रोटॉन का मास। एक न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही AMU में, 1.0087, 1 के बाद 2 बार 0। तो प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मैंने कहा था यूनिट मास, 1 यूनिट मास, 1 AMU इज 1 यूनिट मास। और एक न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट मास होता है, एक ही यूनिट मास है, 1 AMU, दोनों का हम मानते हैं। अब बताइए फिर इस न्यूक्लियस में टोटल मास कितना हो जाएगा, शाबाश। 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, टोटल मास कितना होगा, 2 AMU ना, 2 होगा 2 प्रोटॉन का, और 2 होगा 2 न्यूट्रॉन का। एक न्यूट्रॉन का एक, 2 न्यूट्रॉन के 2 U हो गए, एक प्रोटॉन का एक, और 2 प्रोटॉन के 2 हो गए। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, टोटल मास विल बी 4U, 4। करेक्ट। अच्छा, मुझे आप बता सकते हो टोटल चार्ज कितनी होगी, कितने यूनिट्स ऑफ चार्ज। मैंने ये भी कहा था, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है या प्रोटॉन पर चार्ज होती है उसको यूनिट चार्ज बोलते हैं। हाँ, प्रोटॉन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अब बताओ कितनी चार्ज इसमें होगी, मास तो 4U बताया आपने, 4 यूनिट्स बता दिए आप मास। बताइए चार्ज कितनी होगी, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, करेक्ट। अब सिर्फ प्रोटॉन की चार्ज है, एक प्रोटॉन का 1 यूनिट चार्ज, 2 का 2 यूनिट चार्ज। सो 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल।
तो अब अगर मैं आपको कहूं बता दो न्यूक्लियाई जो हीलियम के न्यूक्लियाई है या हीलियम का एक न्यूक्लियस है, आपको बताना है हीलियम के एक न्यूक्लियस में कितनी चार्ज है और कितना मास है। बताइए आप एक ही साथ। 4 यूनिट्स ऑफ मास मतलब 4 AMU हो गया वो, 4 यूनिट्स ऑफ मास और 4 AMU। और चार्ज कितनी है? 2 2 units यूनिट्स of ऑफ पॉजिटिव चार्ज, positive मतलब charge. 2 into 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, है ना। तो शॉर्टकट में अब आपको क्या याद रखना है, देखो ध्यान से, फिर मैं बता रहा हूं। जो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला ये क्या था? शाबाश, न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है? Nucleus. किसका? Helium atom. हीलियम एटम का। इसमें है, अगर मैं यहाँ पर कहूं जरा बताओ इसमें क्या आप कहेंगे? 4 यूनिट्स ऑफ 4 मास। units of mass. शाबाश, 4 यूनिट्स ऑफ मास। इस समझाने के लिए बता रहा हूं ये, मतलब 4U है और 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन की चार्ज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और कोई बताएगा वो चार्ज कितनी है, आप कहेंगे एक चार्ज यूनिट का होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम into 2 हो जाएगा, राइट। एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, यही बहुत सारे न्यूक्लियर को अगर हम ले लें, उन्हीं को अगर हम स्पीड दे दें, यही होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, करेक्ट। अब समझ आया व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? शॉर्टकट में क्या है अल्फा पार्टिकल्स? दे आर हीलियम न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर ऑफ हीलियम। बहुत सारे न्यूक्लियर हीलियम के ही होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये मैंने सिखाया आपको अल्फा पार्टिकल क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज होती है, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा बड़ा है। 4 यूनिट्स ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को कुछ भी नहीं है, सो ये बड़ा पार्टिकल माना जाता है, करेक्ट। सो व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? बताइए। दे आर, सिर्फ समझने के लिए था, अल्फा पार्टिकल्स Nuclei क्या of है? helium atom. यस, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही। दे आर न्यूक्लिया ऑफ हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियाई। इनमें क्या चार्ज होती है? तभी आप अल्फा पार्टिकल जहां पर भी होगा ना, अभी आगे आपको फिजिक्स में पढ़ना भी है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, हीलियम 2 4। अब आपको समझ आया होगा 2 4 क्यों? 2 का मतलब 2 यूनिट्स ऑफ 2 पॉजिटिव units of चार्ज positive charge. एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास होता है इसमें, Mass. करेक्ट। ये होता है हीलियम। और तो ये भी आपको नहीं ये इतना करना था, मैंने जस्ट आइडिया दिया व्हाट आर हीलियम what are alpha particles, what are helium particles, alpha particles, right? अब देखो बेटा, अब हमने असली क्वेश्चन क्या हमारा आज का? हमारा क्वेश्चन है रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने, अच्छा मुझे इससे पहले एक चीज ये भी बताओ, 1 नैनोमीटर कितना होता है? नैनो, मैंने कहा था नैनो इज 10 पावर -9 मीटर। मतलब 1 मीटर को हम डिवाइड कर लो 1 और 9 जीरो से, देखो कितना छोटा होगा ये, 5 6 7 8 9, या पॉइंट के बाद डॉट के बाद 8 0 और 1, इतना मीटर 1 नैनोमीटर होता है। तो ये बहुत 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 पतला होता है। ऐसी थिन फॉइल उसने ले ली। किसने ली ये? शाबाश, Rutherford. अल्फा पार्टिकल, सॉरी, रदरफोर्ड ने एक थिन फॉइल ले ली, जिसका जो थिन भी है उसकी भी थिकनेस होगी ना या नहीं होगी? अगर कोई थिन भी है, थिकनेस कुछ ना हो कुछ हो, Yes, sir. 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली थिन फॉइल ले ली। क्योंकि कभी कभी बच्चे सोचते हैं ये क्या लिखा है, थिकनेस और उधर से थिन लिखा, क्योंकि वो थिन की थिकनेस इतनी थी। थिकनेस गोल्ड फॉइल ले ली, सोने की फॉइल ले ली। गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड इजीली ये मेलेबल होता है, करेक्ट। इसमें से जितना हाँ पतला कर सकते उतना कर सकते हो। सो 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल ले ली। किसने? रदरफोर्ड ने 1911 में इसने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? उसने एक ऐसी, एक मान लीजिए उसने एक सर्कुलर एक फॉइल ले ली गोल्ड की। अब आपको पता है ये गोल्ड, ये बिल्कुल थिन फॉइल है, लेकिन इसकी थिकनेस है 100 नैनोमीटर, वो तो बहुत कम हो गया।
100 नैनोमीटर थिकनेस। अब तो हम उतनी थिन तो नहीं बना सकते ना कि शायद समझ भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। कितना है इसका, इसकी थिक कितनी है, गोल्ड फॉइल 100 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। ये सर्कुलर है, मूविंग है, ये हम मूव भी कर सकते हैं इसको किसी भी डायरेक्शन में। अब इसमें उसने क्या किया काम, एक मिनट, अब इसने थिकनेस ये मैंने क्या बनाया इधर, ये मान लीजिए मैंने एक स्क्रीन बनाया, तो ये थिकनेस है, ये थिन फॉइल है, यस, ये गोल्ड फॉइल है, सर्कुलर फॉइल नहीं है। दिस इज सर्कुलर, दिस इज सर्कुलर स्क्रीन, स्क्रीन है ये सर्कुलर, जिस पर इफेक्ट देखेगा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये। और ये ले ली उसने गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस कितनी है, 100 100 nanometer. राइट। अब इसमें से पास उसने क्या करा दिए, अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स में पास कराए बहुत सारे। अब उसने उसको बेसिकली वो इफेक्ट देख रहा था इन अल्फा पार्टिकल्स का क्या होगा, क्योंकि इन अल्फा पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ये आपको याद रखना है, कोई भी चार्ज चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जब वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है, वहां स्पार्क प्रोड्यूस होती है, वहां एक फ्लोरिसेंस आ जाती है, एक छोटी सी लाइट आ जाती है, उसको हम स्पार्क बोलते हैं या लाइट बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस। जैसे यहाँ पर, यहाँ एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर ये स्पार्क प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पर आया तो स्पार्क प्रोड्यूस हो गई। उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स विद स्पीड बम्बार्ड किए इस पर, किस पर बम्बार्ड किए, गोल्ड फॉइल पर। और इनका इफेक्ट ये बम्बार्ड करने के बाद इसका इफेक्ट किस पर देखा उसने, शाबाश, Zinc जिंक sulfide. सल्फाइड स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन, बिल्कुल सही, जिंक सल्फाइड सर्कुलर स्क्रीन, करेक्ट। आप ध्यान सुनिए, अब उसने देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम जो स्पार्किंग होती है बिल्कुल स्ट्रेट, जिस डायरेक्शन में हमने उसने डाल दी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट स्पार्किंग होती है सर्कुलर स्क्रीन में। लेकिन उसने ये भी देखा कि स्क्रीन कभी कभी डाले तो स्ट्रेट, कभी कभी इस जगह पर भी देखो, इस जगह पर भी क्या हो जाता है, स्पार्किंग, इस जगह पर भी स्पार्क, बीच बीच में स्पार्क यहाँ यहाँ भी होती है। तो वो हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बीच में डाली, क्या कोई कोई चीज इनको डिफ्लेक्ट करता है, सपोज इसका मतलब है ना, ये यहाँ से ऐसे हो गई होगी, इसका मतलब तो यही है, या यहाँ से डाल दी तो ये ऐसे यहाँ पहुंच गई होगी, या यहाँ से जब इसने डाल दी तो ये यहाँ की तरफ आई होगी इधर, या यहाँ पर आई। ये तो इसका मतलब है, क्योंकि रेडिएशंस को उसने नहीं देखा, यू कुड नॉट सी दीज रेडिएशंस, लेकिन स्पार्क को देखा उसने। अब स्पार्क के बेस पर उसने कहा कि फ्लोरेसेंस के बेस पर उसने कहा मैक्सिमम जो है फ्लोरेसेंस है बीच में आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक बीच में आ जाती है मैक्सिमम फ्लोरेसेंस। लेकिन कभी कभी फ्लोरेसेंस यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी। अब उसने क्या किया, इस क्योंकि मैंने कहा था सर्कुलर स्क्रीन है, मूवेबल स्क्रीन है, इसको उसने मूव किया ऐसे और इस साइड तक पहुंचा दिया देखने के लिए। तो टू हिज सरप्राइज उसने देखा जो ये स्पार्क है, कभी कभी इधर भी स्पार्क हो रही है, उसके साइड में जब स्क्रीन आती है डाला तो स्ट्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ ना, कोई कोई बीच में ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापस भी आ जाता है। सो तीन उसने ऑब्जर्व किया, पहले उसने ऑब्जर्वेशन लिखी बेटा, पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया। मैं फिर बोला एक्सपेरिमेंट है 1911 में। उसने क्या लिया, उसने लिया थिन गोल्ड फॉइल ऑफ 100 नैनोमीटर थिकनेस, इस पर उसने बम्बार्ड किए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका ध्यान रखना, और हैवी है, 4 यूनिट्स ऑफ मास है, 4 प्रोटॉन के बराबर, तो बहुत हैवी माना जाए। ये था इसका अब उसने ऑब्जर्व क्या किया, अब इसको, ये एक्सपेरिमेंट था जो आपके सामने है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया देख लीजिए। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया, बताइए उसने ऑब्जर्व क्या किया, शाबाश। उसने कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे जाते हैं,
most of alpha particle passed straight. हाँ, ये straight जा रहे हैं, they pass straight through the foil. Most of the alpha particles straight जा रहे हैं foil में, correct? मतलब अगर 100 इसने डाल दी, suppose 99 straight जा रहे हैं, मतलब इस रेशियो से मैं कह रहा हूं, इसने 100 नहीं डाले, उसने लाखों में अल्फा पार्टिकल्स डाल दिए, लेकिन इसी रेशियो में 99% लगभग, क्योंकि मैक्सिमम स्पार्किंग तो स्ट्रेट उसने देख ली। तो इससे पहला पॉइंट देखा, इट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो उसने देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। उसको कैसे पता चला? उसने क्या इन रेडिएशंस को देखा? नहीं, उसने स्पार्क को देखा, उसने फ्लोरेसेंस को देखा, राइट? अब दूसरा पॉइंट उसने कहा कि सम अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू लार्ज एंगल्स, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपना जो पाथ है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं थ्रू लार्ज एंगल्स, मतलब बड़े बड़े एंगल से, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 180 डिग्री ना, 180 नहीं, 180 तो नहीं, लेकिन जो हमने पीछे किया, ये वाला, ये ऐसे, ये यहां से आ गया इधर की ओर, ये सम पार्टिकल्स है। लेकिन उसने ये भी कहा अगर हम 1,00,000 पार्टिकल्स डालेंगे, 1,00,000 अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करेंगे, 4-5 अल्फा पार्टिकल्स वापस भी आते हैं, जो है कि ये वापस आ गया, करेक्ट? ठीक है ना, ये वापस आ रहा है कुछ, मगर ये बहुत कम, a few उसने कहा। तीसरा पॉइंट यही है, a few, मतलब 20,000 अगर है तो एक है, ऐसा याद नहीं रखना है कि 20,000 ही इसने डाले, नहीं, उसने पता नहीं कितने लाख डाले, इस हिसाब से अगर लाख डाले हैं तो 5, अगर 2 लाख है तो 10 वापस आ सकते हैं, ठीक है ना, रिकॉइल हो जाते हैं वो बैक। ये उसने ऑब्जर्व किया। ये अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन, पहला पार्ट क्या था? एक्सपेरिमेंट में फिर कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंट क्या था? शाबाश। Rutherford in 1911 bombarded a thin gold foil of 100 nanometer with किससे? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है? जो इनका इम्पैक्ट है, द इफेक्ट ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड सर्कुलर स्क्रीन, मूवेबल स्क्रीन, इसको मूव कर सकते हैं। ये था एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरा हमने देखा ऑब्जर्वेशन। उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसको क्या लगा, ऑब्जर्व क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या मिली उसको? उसने ऑब्जर्वेशन ये देखा कि most of the alpha particles, लगभग 99% alpha particles pass straight through the foil. दूसरा, some of the alpha particles, कुछ alpha particles, they got deflected through large angles. लेकिन कुछ, a few, बहुत कम, 1000 में नहीं, 2000 में, अगर 1,00,000 अल्फा पार्टिकल, 2, 4, 5, मतलब 1 in 20,000, they recoiled back. तो अब इसको, अब जब ये ऑब्जर्व किया, इसने कहा इसका क्या मतलब है? चलो हम इसको देखते हैं कि अगर ये हुआ तो इसका मतलब, ये ऑब्जर्व क्या, कंक्लूजन क्या है, इसका मतलब क्या है? अब उसने कंक्लूजन ले दिया, उसने इस चीज को देख के बताया कि अब इसमें कंक्लूजन क्या है। उसने, देखो बेटा, पहला पॉइंट उसने कंक्लूड जब किया, जो पहला पॉइंट है कंक्लूजन का, उसने कहा क्योंकि देखो, उसने सोचा, दिमाग में सोचा कि ये गोल्ड फॉइल किस चीज का बना होगा? एटम्स का। ये एटम है गोल्ड फॉइल, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। इसने कहा चूंकि पहला पॉइंट, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जाते हैं, मतलब ये कि एटम में कोई चीज इनको रोकने वाला नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, लेकिन आल्दो अभी तक वो भी पता नहीं था जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज, वेरी नेग्लिजिबल मास वाले होते हैं, वो कोई उनको रोकने वाला नहीं होता है। तो पहला पॉइंट उसने क्या कहा? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, क्योंकि गोल्ड फॉइल किस चीज का बना है? अगर मैं इधर से ले लूं गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है, ये तो एटम की बनी है ना, ये एटम की बनी है।
तो उसने एक एटम को कंसंट्रेट करके सोचा कि इसका मतलब एटम में कोई इनको रोकने वाला है ही नहीं, अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स तो बिगर पार्टिकल्स होते हैं, इनमें 4 u मास होता है, तो इनको कोई रोकने वाला नहीं होता है, राइट। इसीलिए स्ट्रेट। तो इसको ये समझ आया कि जो स्पेस होती है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये एक कंक्लूड किया इसने, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम की है, मोस्ट स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये पहला, इस पहले पॉइंट को देख के किया उसने। कहा अगर 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं, इसका मतलब है कि कोई इनको रोकने वाला नहीं है। इसलिए क्या होगा, जब इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इसलिए एम्प्टी है। इसके दिमाग में आया, कंक्लूड किया इसने ये। फिर दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट क्या बताया था हमने, some alpha particles, since some alpha particles pass straight, got deflected through large angles। तो दूसरे पॉइंट को इसने इस हिसाब से सोचा, उसने कहा अगर ये एटम है, अगर कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, इसका मतलब है कोई चीज इनको रोकने वाला है। तो उसने कहा कोई पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स चार्ज क्या होगी, क्या चार्ज होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज। तो उसने सोचा कि फिर कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर है जो इसको डिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर होता है। तो इसके दिमाग में आया कोई चीज इतना हैवी है। अब हैवी कैसे इसको पता चला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो पॉजिटिव पार्ट स्मॉल होता, हैवी नहीं होता, मैसिव नहीं होता एटम का, तो अल्फा पार्टिकल उसको अपने साथ ले सकता था। तो ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, या किसी जगह पर उसने सेंटर में इसको मान के चला कि सेंटर में एटम में एक जगह ऐसी है जहां पर पॉजिटिव चार्ज, मगर है तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये बड़ा मैसिव है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि अल्फा पार्टिकल्स इसको भी नहीं निकाल सकता। जब अल्फा पार्टिकल्स के नजदीक आता है, ये इसको अपने साथ नहीं ले सकता, उल्टा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। Since some of the alpha particles are deflected through large angles, therefore there must be a दूसरा क्या, positively charged massive part, massive is very important, present in the center of an atom। एटम के सेंटर में ही होगा वो, किसी और जगह पर नहीं हो सकता है। तो ये दूसरा पार्ट, दूसरा इसने क्वेश्चन बता, दूसरा इसका रीजन दे दिया। देखो फिर बता, मोस्ट ऑफ द अल्फा पास होने का मतलब एम्प्टी स्पेस है। सम अल्फा पार्टिकल्स अगर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्ट वहां जरूर है जो इसको डिफ्लेक्ट करता है, जो निकलता खुद तो नहीं है, लेकिन इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, राइट। अब तीसरा पॉइंट उसने कहा बहुत कम वापस आते हैं, बहुत कम। A few alpha particles come back after striking this gold thin gold foil। तो इसका मतलब इसने ये मान के चला कि अगर ये वापस आ रहा है, अगर ये न्यूक्लियस बड़ा होता, ध्यान सुनो, अगर ये न्यूक्लियस, सपोज ये मैं एटम मान के चलता हूं, अगर न्यूक्लियस सपोज इतना होता तो फिर बहुत सारे वापस आ सकते थे ना, एक ही क्यों आता वापस, फिर तो बहुत सारे वापस आ सकते थे। तो उसने ये इस चीज को देख के उसने कहा नहीं, ये इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस बड़ा नहीं है, न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है। सपोज इस एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस इतना बड़ा है, करेक्ट, इस एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस इतना बड़ा है। मैंने डॉट डाल दिया बीच में, तभी तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। देखो ये स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहे हैं सारे, 99% स्ट्रेट जा रहा है। और जो इस डॉट के बिल्कुल नजदीक से गुजर रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नॉट। और इस छोटे से डॉट, इस छोटे से न्यूक्लियस को अब बहुत कम ही तो वापस, इसके सीध में तो बहुत कम ही जाएंगे ना, तभी तो वापस आएगा। अब बताओ इससे क्या पता चला, इसको पता चला कि न्यूक्लियस क्या है, वेरी वेरी स्मॉल न्यूक्लियस है, करेक्ट, न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, इससे पहले जे थॉमसन ने साइज ऑफ एटम दिया था ना, कितना दिया था याद है,
10 पावर माइनस 10 मीटर। इसने कहा साइज ऑफ जो न्यूक्लियस है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 15 मीटर। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसने की इसी से। ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि न्यूक्लियस वेरी स्मॉल। अब बताइए, अब आप बताना है आपको कंक्लूजन क्या किया इसने। पहला पॉइंट किस पर देखा उसने? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass straight through the gold foil without any deviation, it indicates that most of the space in an atom is empty. Empty. दूसरा पॉइंट, since some alpha particles are deflected through large angles, it indicates that there must be a positively charged massive part present in the nucleus of an atom. मैसिव होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, उनको निकाल नहीं सकते हैं बिकॉज अल्फा पार्टिकल बिगर पार्टिकल्स होते हैं। और तीसरा पॉइंट, सिंस a few alpha particles 1 in 20,000 are recoiled back, therefore this positively charged massive part of the atom must be very very small. करेक्ट। अब इसके बेस पर ये था एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आएगा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है तो ये आएगा। अब इसके बेस पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रुथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब रुथरफोर्ड ने इसी के बेस पर अपना मॉडल दे दिया, बात तो आसान है। अब नेक्स्ट है रुथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रुथरफोर्ड ने अब मॉडल में क्या दिया? उसने कहा सबसे पहला पॉइंट, एटम में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस से नाम दिया इस छोटे पार्ट का, और दूसरे पार्ट का नाम इसने दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। राइट, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, पहला पॉइंट अपने मॉडल में दे दिया। करेक्ट। दूसरा पॉइंट मतलब इसने ऐसे कहा ये एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है और आउटर को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट उसने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। देखो बेटा, आज की डेट में हमें पता है न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। मैंने कहा था ना न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुए थे? 1932 में। ये मॉडल कब दिया उसने? 1911 में। तब तो नहीं, अब आज की डेट में हम लिख सकते हैं एंड न्यूट्रॉन लिखेंगे, मगर उस टाइम उसने क्या कहा? सिर्फ प्रोटॉन्स। आज की डेट में हमें पता है न्यूट्रॉन्स भी which were discovered later on, तभी तो ये हैवी है न्यूक्लियस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? शाबाश, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो उसने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उसने कहा, ये थे तीसरा पॉइंट। अभी तक पहला पॉइंट क्या था? एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा है न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड लेटर ऑन। तीसरा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। नाउ फोर्थ पॉइंट जो है वो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड, जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड घूमते हैं पाथ्स में, फिक्स्ड पाथ्स में। उन पाथ्स का नाम इसने ऑर्बिट दे दिया। सो ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया? आप रुथरफोर्ड ने। करेक्ट, ये याद रखना है। और न्यूक्लियस का साइज भी दिया रुथरफोर्ड ने। देखा वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 15। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं इन फिक्स्ड पाथ, जिनका नाम क्या है? ऑर्बिट्स है। और उसने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ उसने अपने मॉडल को कंपेयर किया। जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में क्या होता है? सन। राइट, सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, है ना? वेनस, अर्थ, मार्स, जो भी है, सपोज अर्थ है, ये इलेक्ट्रॉन जैसा, ये इसके अराउंड मूव करती है ना ऑर्बिट में अपना। उसने अब आदो ये गलत पॉइंट था, लेकिन उसने इसको ऐसे ही माना। ही कंपेयर्ड हिज मॉडल ऑफ एटम विद द
सोलर सिस्टम। अब आप बता सकते हो सन के अराउंड अर्थ कैसे रहती है हमेशा अपनी ऑर्बिट में? सन तो अर्थ को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट भी करता होगा, सन की तो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है। लेकिन जब अर्थ मूव करती है ना, इसको अपना एक फुल आता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई बॉडी मूव करती है ना सर्कुलर पाथ में, उसको बाहर की तरफ कोई फोर्स खींचता है, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन वाली बॉडी को खींचती है। तो सोलर सिस्टम में इसीलिए सोलर सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सन का अर्थ पर है, दैट इज काउंटर बैलेंस, दैट इज बैलेंस्ड बाय किस फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसने भी यही कहा, इसने कहा इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ होगी, लेकिन इसका को एक फोर्स बाहर की तरफ जाता है, उस फोर्स को क्या नाम इसने दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब इसने सोलर सिस्टम से अपने मॉडल को कंपेयर किया तो यही होगी ना फिर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? ये इसने अपना मॉडल दिया। बताइए किसी को कोई अभी तक कोई डाउट इसमें? मैंने आज 2 क्वेश्चन पढ़ाए। एक क्वेश्चन हमने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, इस पर अल्फा पार्टिकल्स इसने बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल मैंने कहा था, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फिर उसने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, most of the alpha particles pass straight through the foil. Some alpha particles deflected through large angles, while as a few recoiled back after hitting this gold foil. तो फिर उसने कंक्लूड किया, उसने कहा अगर सारी 99% स्ट्रेट जाते हैं, इसका मतलब एटम में एम्प्टी स्पेस है। अगर कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, इसका मतलब है पॉजिटिवली चार्ज मैसिव पार्ट है। अगर a few वापस आते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है। इन्हीं चीजों के बेस पर फिर अलग क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बता दो। तो उसने दे दिया एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उसने कंपैरिजन किया, उसने कहा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स में, और उसने अपने इस मॉडल को कंपेयर किया सोलर सिस्टम से। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अट्रैक्शन जो है, electrostatic force attraction between nucleus and electron, positive and negative, is counterbalanced by centrifugal force. ये हमारा आज का ये था। Now listen here.